हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और यह चौथा वीडियो है आपके रीजनिंग पर यहाँ पर हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था पजल टेस्ट में। और उस पजल टेस्ट में हम लोगों ने पहला टॉपिक जो डिस्कशन किया था यानी विश्लेषणात्मक, अगर कोई टेस्ट दिया हो, विश्लेषणात्मक परीक्षण दिया हो तो उसको हम कैसे जो है उसको करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉलम बनाइए, उस कॉलम में सभी को व्यवस्थित ढंग से लिखिए और आपको ऑटोमेटिक जो है पता हो जाएगा। ठीक है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे अब डिस्कशन करेंगे विश्लेषणात्मक। और उसको स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो एक बार तो इतना आप कम से कम कर ही सकते हैं। ठीक है, तो सभी को वीडियो को शेयर कर दीजिए। और हाँ, लास्ट में आप ज़रूर एक काम कम से कम कर दिया करिए कि आप कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अगर आप कमेंट अच्छा करते हैं, जो भी हो, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अच्छा कमेंट करिए, बुरा लगता है तो बुरा कमेंट करिए। जो भी आप कमेंट करना चाहते हो वो कमेंट आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं कमेंट्स को देख करके ही हम लोग भी जो है मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हमारे जो बच्चे हैं या जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जो भाई बहन हैं, वह अच्छा कमेंट कर रहे हैं। उनको जो है निराश नहीं होने देना है। उनको जो है उनकी जो लगन है उसको जो है बरकरार रखना है ताकि वो यूपीएससी जो है क्रैक कर ही लें। ठीक है, तो यूपीएससी को आपको तो क्रैक करना ही करना है। ठीक है, जो सीसैट वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको जो मैथ के कराया या फिर जो यूपीएससी का ये जो सीसैट रीजनिंग का चल रहा है, रीजनिंग के सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है, बाकी जो लोग बीच में कमेंट करते हैं भैया मैथ अभी पूरा नहीं हुआ, जो आपने सभी टॉपिक लिखवाए थे उसमें से कुछ ही टॉपिक करवाए थे। तो देखिए मेरे भाई साहब, मेरे भाई बहन, एक जो है लिमिट होती है हम लोगों की भी। ठीक है, लिमिट का मतलब ये नहीं मैं कहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ सारे मेन जो टॉपिक है वह आप कर लें। जो सरल वाले टॉपिक है वो तो आप अपने खुद से भी पढ़ सकते हैं, है ना। इतना तो आप कर ही सकते हो। आप चाहते हो कि बना बनाया हर चीज़ मिल जाए, तो बना बनाया हर चीज़ नहीं मिलता, थोड़ा आपको मेहनत भी करना पड़ता है। तो सरल चीज़ों को मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया। बाकी आप जो कठिन चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आपको मैंने करवा दिया है। बाकी जो सरल चीज़ें हैं उसको आप थोड़ा सा मेहनत करिए, थोड़ा सा उसको करिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड सोर्स है। मतलब भाई आप जानते हैं कि जैसा कि सुनील सर कहते हैं कि भाई जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसा नहीं है कि सभी को जो है इन्वेस्ट कराया जा सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं मिलता कि हमको बस लिमिट मिलता है कि हाँ हमको इतने में ही करना है। ठीक है, तो मैं उसी हिसाब से काम करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं कोशिश करता हूँ अच्छे कंटेंट दो ताकि आपको अच्छे से सभी चीज़ें जो है समझ में आ जाएँ। ठीक है, बाकी जो सरल चीज़ें हैं उनको मैं स्किप कर देता हूँ, उनको निकाल देता हूँ। लेकिन रीजनिंग वाला जो टॉपिक है, ठीक है, तो वह भी एक सीमित समय ही मिला है, उसको भी मुझे उतने में ही पूरा करना है। इसलिए सभी को निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जब ये संख्या और अधिक बढ़ जाएगी, यानी अगर ये संख्या मिलियंस में पहुंच जाएगी, तो अभी तो आप मान देख के चल रहे हैं लगभग जो है 3 लाख पूरे होने वाले हैं सब्सक्राइबर। तो ये धीरे धीरे अगर 1 मिलियन हो जाएंगे तो जब आपकी संख्या बड़ी होगी, ठीक है, तो हम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अब सर जो है पैसा इन्वेस्ट अगर कर रहे हैं तो आप उनको सोचिए कि भाई किसी के पास इतना थोड़ी पैसा होता है, इतना अथाह पैसा थोड़ी है कि पेड़ से लगा हुआ है गिरा करके सभी को दे देंगे और सभी जो है जो है काफ़ी लंबे लंबे वीडियो जो है पढ़ाएंगे। तो इतना नहीं हो सकता मेरे भाई, ये होगा लेकिन ये धीरे धीरे होगा। एक बैग चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी जितना उपलब्ध करवाया जा रहा है तो कम से कम उसका तो आप लाभ जरूर उठाइए। इसीलिए उन सभी मेन टॉपिक को मैंने यहाँ पर लिया है जहाँ से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, और हमेशा रहूँगा तब। ठीक है, तो इसके लिए आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी आपका विश्लेषण से ही, विश्लेषणात्मक से ही संबंधित जो है आपका यह प्रश्न है, एनालिटिकल जो टेस्ट है उसी से हम यहाँ पे अभी प्रश्न लिए हैं। क्योंकि यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 3 से 4, कभी कभी 4 प्रश्न पूछे गए हैं यूपीएससी में एक ही ईयर में। ठीक है, तो ये जो परीक्षण टेस्ट जो चल रहा है, जो आपका पजल टेस्ट चल रहा है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है
कि एफ, एच, जे, के, एल, एम और पी ये 7 मित्र अलग अलग शहर से हैं। तो एक तो शहर हो गया, चेन्नई, मुंबई, बेंगलुरु, जयपुर, इंदौर, अहमदाबाद, हैदराबाद में कार्य करते हैं। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, जिस क्रम में लिखा है इसी क्रम में नहीं, न तो मतलब ये जिस क्रम में है ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में। इनमें से प्रत्येक का व्यवसाय एक क्या हो गया, व्यवसाय अलग अलग है। कोई चार्टेड अकाउंट है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, बैंकर है, वकील है, आर्किटेक्ट है, और जरूरी नहीं कि यह इसी क्रम में हो। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है, जो स्टेटमेंट कह रहा है, तो हम पहले एक कॉलम बना लेते हैं फटाफट। हमने यहाँ पर एक कॉलम बना लिया, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हो गया ये जो मित्र हैं, सातों मित्र लिख लेते हैं, कौन कौन मित्र हैं भैया, और कौन कौन उनका क्या क्या जो है व्यवसाय है। ठीक है, व्यवसाय लिख लेते हैं, और वह किस शहर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब जो ये मित्र हैं इनको लिख लेते हैं पहले। कौन है भैया, एफ, एच, जे के, एल, एम, और पी। 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 मित्र हैं, इनको थोड़ा अलग अलग कर दें ताकि आपको समझ में रहे, आपको साफ क्लियरिटी दिखाई दे कौन किस व्यवसाय या शहर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलें अब इनको भरना शुरू करते हैं। चलो भैया, पहले क्या कह रहा है कि एच एक वकील है। एच क्या है, एक वकील है। ठीक है भैया, एच एक वकील है, जयपुर में काम करता है। किस शहर में काम करता है, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में कार्य करता है। के एक डॉक्टर है। के एक क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है। अरे है क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, डॉक्टर है। ठीक है, लेकिन वो चेन्नई में कार्य नहीं करता है। तो के जो है, जो डॉक्टर है, वो चेन्नई में काम नहीं करता है। ठीक है, तो के एक डॉक्टर है जो चेन्नई में काम नहीं करता। नहीं करता है तो यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे ताकि आपको याद रहे ये चेन्नई में नहीं रहता है। ठीक है, चार्टेड अकाउंट मुंबई में काम करता है। चार्टेड जो अकाउंट है, सीए जो है, वह कहाँ काम करता है, वह मुंबई में काम करता है। मुंबई में काम करता है। ठीक है, मुंबई में काम करता है। यम इंदौर में काम करता है। तो यम यहाँ पे है, इंदौर में काम करता है। इंदौर मतलब यहाँ हो गया, इंदौर में काम करता है। आर्किटेक्ट हैदराबाद में कार्य करता है। आर्किटेक्ट कहाँ काम करता है, हैदराबाद में। हैदराबाद में काम करता है। ठीक है भैया, हैदराबाद में। यल एक बैंकर है। तो यल कहाँ है, तो यल यहाँ हो गया। उसका व्यवसाय क्या है, बैंक में काम करता है, बैंकर है। ठीक है, बैंकर है और बेंगलुरु में काम करता है। कहाँ काम करता है, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में काम करता है। यफ एक इंजीनियर है। तो यफ एक इंजीनियर है, इंजीनियर है। तथा यहाँ पे आई नहीं है, यहाँ पे जे है। ठीक है, ये जे है। तथा जे मुंबई में काम नहीं करता। जे कहाँ नहीं काम करता है, मुंबई में। यह मुंबई से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, मुंबई में काम नहीं करता है। ठीक है, नहीं करता है। चलो अब आओ यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अब इनको भरते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, मुंबई में जे जो है मुंबई में नहीं काम करता। मुंबई में कौन काम करता है, चार्टेड अकाउंट। ठीक है, तो चार्टेड जो अकाउंट है वह मुंबई में काम करता है। ठीक है, तो चार्टेड अकाउंट अगर हम यहाँ पे सीए लिख दें और यहाँ पे लिख दें मुंबई, ठीक है, तो ये हो जाएगा गड़बड़। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आर्किटेक्ट, तो जे को हम यहाँ पे आर्किटेक्ट बनाते हैं, आर्किटेक्ट। और ये कहाँ काम करता है, तो ये हैदराबाद में काम करता है। कहाँ काम करता है, हैदराबाद में काम करता है। ठीक है, अच्छा, जो डॉक्टर है, डॉक्टर कौन था, के था। ये के कौन था, डॉक्टर था ये। तो जो डॉक्टर है वो चेन्नई में काम नहीं करता है। कहाँ नहीं काम करता है, चेन्नई में।
तो डॉक्टर जो है चेन्नई में काम नहीं करता है, ठीक है चलो छोड़ो इसको। यम इंदौर में काम करता है, और पी, ठीक है, यम कहाँ काम करता है, इंदौर में, इंदौर में काम करता है, ठीक है, इंदौर में काम करता है। अगर हम यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंट को लगा दें कहाँ पे, मुंबई में, चार्टर्ड अकाउंट कहाँ काम करता है, मुंबई में काम करता है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंट कहाँ काम करता है, मुंबई में, यानी हम पी को हमने कर लिया, चार्टर्ड अकाउंट मुंबई में काम करता है, ठीक है। अच्छा, जो इंदौर में काम करता है, ठीक है, इंदौर में कौन, एम काम करता है, ठीक है, एम जो है इंदौर में काम करता है, ठीक है, इसको अभी छोड़ देते हैं। अब पहले बेंगलुरु हो गया, इंदौर हो गया, मुंबई हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखो ये सभी हो गए हैं, तो यहाँ पे अब एक कौन बचा है, एक बचा है प्रोफेसर, है ना, केवल प्रोफेसर बचा है, तो इसका मतलब ये प्रोफेसर है जो इंदौर में काम करता है, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ नहीं काम करता है, तो डॉक्टर जो है चेन्नई में काम नहीं करता है, तो चेन्नई में काम नहीं करेगा तो बचा एक शहर, केवल एक शहर, अच्छा दो शहर बचे हैं, तो इसका मतलब ये चेन्नई में अगर डॉक्टर नहीं होगा तो चेन्नई यहाँ तो हो ही सकता है ना, केवल दो ही शहर तो बचे हैं, एक चेन्नई और एक बचा ये आपका अहमदाबाद, जिसके बारे में जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये बेसिकली जो है अहमदाबाद में काम करता है, कहाँ पे काम करता है, अहमदाबाद, ठीक है, हमने बोल लिया। आर्किटेक्ट कौन है, तो आर्किटेक्ट भैया यहाँ पे जे है, कौन है, जे है, आर्किटेक्ट कौन है, जे है, क्लियर। अब भरते चलो, व्यक्ति, व्यवसाय और शहर का कौन सा संयोजन सही, निश्चित रूप से सही है, एफ इंजीनियर बेंगलुरु, तो एफ जो है इंजीनियर है, एफ इंजीनियर है, बेंगलुरु में नहीं काम करता भैया, तो यहाँ पर ये जो है गलत हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। के आर्किटेक्ट, तो के तो आर्किटेक्ट था ही नहीं, के तो डॉक्टर था, तो यहाँ पर यह भी गलत हो गया। एल बैंकर, एल बैंकर मुंबई, एल, एल बैंकर मुंबई में नहीं काम करता, ये बेंगलुरु में काम करता है, कहाँ पे काम करता है, बेंगलुरु में, तो ये भी गलत हो गया। एम प्रोफेसर जयपुर, एम प्रोफेसर जयपुर, ठीक है, तो यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पर मिसप्रिंट है, या तो मिसप्रिंट होगा या तो यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, और लिख दो इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ये रहा तीसरा प्रश्न, मुंबई में कौन काम करता है, तो आप देखो भैया मुंबई में कौन काम कर रहा है, मुंबई में चार्टर्ड अकाउंट मतलब पी काम कर रहा है, पी या चार्टर्ड अकाउंट, मुंबई में चार्टर्ड अकाउंट या पी काम कर रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई भैया, तो इसको बड़े ध्यान पूर्वक, एक बार नहीं, ये जो भरने वाला प्रोसीजर है, ये भरने वाला प्रोसीजर एक बार नहीं, दो तीन बार आप सोच सोच के भरो, ठीक है, सीखो, और तभी सीख पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये इतने उलझे हुए क्वेश्चन होते हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता है, ठीक है, दो तीन बार इनको जरूर करना मेरे कहने पर। चले प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर देखें, कह रहा है कि एक समतल में रेखा यक्स रेखा वाई के अनुलंब, अनुलंब मतलब तो लंबवत है, यानी खड़े पर है, जैसे ये हो गई हमारी एक रेखा हो गई, कौन सी रेखा, एक्स, ठीक है, और रेखा जो वाई है इसी पर क्या है, लंब है, ये रेखा वाई हो गई जो लंबवत रेखा है, ठीक है। रेखा, और रेखा जेड के समांतर है, रेखा जेड के समांतर है, कौन, यक्स, रेखा यक्स वाई के अनुलंब है और रेखा जेड के समानांतर है, तो रेखा यक्स जो है रेखा जेड के क्या है, समानांतर है, यानी पैरेलल है, तो ये रेखा जेड हो गया, ठीक है। रेखा यू, रेखा यू, रेखा वी और रेखा डब्लू दोनों के अनुलंब है, ठीक है, दोनों के अनुलंब है, रेखा यक्स रेखा वी के अनुलंब है, रेखा यक्स रेखा वी, रेखा यक्स ये हो गया, रेखा वी के क्या है, अनुलंब है, तो रेखा वी अनुलंब है मतलब ऐसे ही होना चाहिए, ये रेखा वी है, किसके अनुलंब है, यक्स के, भाई वाई के पैरेलल हम कह सकते हैं या इसी के, ठीक है। अच्छा, अब रेखा वी और रेखा वी और रेखा डब्लू ये दोनों ही अनुलंब थे, किसके अनुलंब थे, एक तीसरी रेखा मतलब यू के, तो यू एक तीसरी रेखा हो गई, इन दोनों पर क्या है, ये लंबवत है, लंबवत मतलब 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अच्छा,
अगर इनको आगे खींच दिया जाए तो ये इन पर भी लंबवत होंगी। ये रेखाएं आगे अगर खींच दी जाए तो ये इस पर भी लंबवत होगी, ये रेखा आगे खींच दिया जाए तो इस पर भी क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, चलिए पहला आप देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का आपको चुनाव करना है। जेड यू और डब्ल्यू, जेड यू और डब्ल्यू के समांतर हैं। जेड यू और डब्ल्यू समांतर हैं, तीनों रेखाएं कह रहे हैं समांतर हैं। तो आओ देखें भैया, जेड जेड ये हो गया, यू यू ये हो गया, और डब्ल्यू डब्ल्यू का ये है डब्ल्यू, ये डब्ल्यू रेखा है। ठीक है, तो जेड यू और डब्ल्यू, ठीक है, ये तीन। तो यहाँ पर ये जो तीन है कह रहा है समानांतर है। ठीक है, तो ये और ये रेखा तो जेड और यू तो समानांतर है, लेकिन ये क्या है, लंबवत है। तो मतलब पहला वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, एक्स वी और वाई, एक्स वी और वाई, एक्स वी और वाई, यहाँ पे ये जो तीन रेखाएं आप देख पा रहे हैं। तो यक्स देखो, v और y ये तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो ये समांतर है। लेकिन यक्स समांतर थोड़ी है, यक्स तो लंबवत है, तो ये गलत हो गया। जेड वी और यू और जेड वी यू सभी डब्ल्यू के अनुलंब हैं, सभी डब्ल्यू के अनुलंब है। तो डब्ल्यू कहाँ है भैया, डब्ल्यू ये है। ठीक है, तो कौन कौन अनुलंब है, जेड वी और यू। तो जेड वी, वी थोड़ी है, वी तो डब्ल्यू के क्या है, समानांतर है, इसलिए ये तो गलत हो जाएगा। वाई वी डब्ल्यू, वाई वाई यानी ये, वाई वी यानी ये, और डब्ल्यू डब्ल्यू यानी कहाँ गया भैया, डब्ल्यू ये। तो वाई वी डब्ल्यू देखो सब एक ही डायरेक्शन में तो है, यानी एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, समानांतर है। और यहाँ पे लिखा भी है समानांतर, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पर कह रहा है कि 7 मित्र ABCDEGI तीन विभिन्न कक्षाओं 5, 6, 7 में पढ़ते हैं। किसी एक कक्षा में 2 से कम मित्र नहीं है, यानी हर एक कक्षा में यानी 7 मित्र हैं, तो कम से कम 2 लोग तो पढ़ते ही हैं इनमें से एक साथ। ठीक है, प्रत्येक मित्र का अपना एक पसंदीदा विषय है, जैसे इतिहास है, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो। ठीक है, ए को गणित पसंद है। चलो अब बनाते हैं पहले टेबल, पहले बनाते हैं टेबल। तो ये हो गए मित्र, ये हो गई भैया कक्षा, और ये हो गया विषय, जिनको जो विषय पसंद है। चलो अब भरना शुरू करते हैं। पहले मित्र कौन कौन है, ABCDE, ABCDEG, और कौन है, आई। सभी को दिख रहा है, क्लियर। ठीक है, सभी को क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अब इसको थोड़ा सा खींच लेते हैं, लाइनिंग कर लेते हैं, ताकि आप स्पष्ट रहे कौन कहाँ पे है। तो ये हमने लाइनिंग कर लिया। चलो अब भरना शुरू करते हैं। चलो देखते हैं भैया कौन का, हाँ, ए को गणित पसंद है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है। ए को गणित पसंद है, कक्षा 5 में पढ़ता है, गणित पसंद है। ठीक है, गणित पसंद है, कक्षा 5 में पढ़ता है। अपने उस एक मित्र के साथ जिसे मराठी भाषा पसंद है। ए याद रखें, ए जो है ये एक अपने ऐसे मित्र के साथ जो है पढ़ता है जिसको कौन सी भाषा पसंद है, मराठी भाषा पसंद है। यानी ए का जो मित्र है उसको वह मराठी भाषा लिया है, आप याद रखेंगे। और ए का जो मित्र होगा, इसका मतलब भैया वह भी कक्षा 5, मित्र तभी होगा जब एक ही कक्षा में दोनों पढ़ेंगे, तो इसका मतलब वह भी कक्षा 5 में पढ़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन कौन है ये पता
नहीं है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा ठीक है, इतना तो हो गया। फिर कह रहा है आई, यहाँ पे आई है, आई दो अन्य मित्रों के साथ, आई जो है, आई के कितने मित्र हैं? दो मित्र हैं, दो अन्य मित्र हैं, दो अन्य मित्र हैं, ठीक है। दो अन्य मित्रों के साथ पढ़ता है। जो दो मित्र हैं आई के साथ जो पढ़ते हैं, आई के साथ जो दो मित्र पढ़ते हैं उन्हें भाषा पसंद है। क्या पसंद है? भाषा। तो एक तो मराठी भाषा तो हो ही गया, तो मराठी भाषा तो ये हम ले ही नहीं सकते क्योंकि वह ए का मित्र होगा, आई का थोड़ी मित्र होगा। तो वो तो भैया ए का मित्र है, तो ये तो खत्म हो गया। अब बचा हिंदी और अंग्रेजी, यानी ये जो इसके दो मित्र हैं उनमें से कोई एक हिंदी लिया होगा और कोई एक जो है क्या लिया होगा? अंग्रेजी लिया होगा। क्लियर? ठीक है, आई हो गया। डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। चलो डी, डी किस कक्षा में पढ़ता है? तो डी पढ़ता है कक्षा 6 में, डी पढ़ता है कक्षा 6 में, कक्षा 6 में पढ़ता है। कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ, यानी डी का केवल एक ही मित्र है भैया, डी का एक मित्र है। अब पहले देख लो, सात हो गए नहीं? आई और उसके दो मित्र, कुल कितने हो गए? तीन। और ए और उसका मित्र कितने हो गए? दो। तीन और दो पाँच, और डी और उसका एक मित्र पाँच, छः और सात, सात हो गए टोटल। और हर, ठीक है, सात हो गए। तो और जो पढ़ते हैं वह किसी दो, दो तो मित्र है ही, यानी हर एक कक्षा में दो मित्र हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था कि किसी एक कक्षा में दो से कम मित्र नहीं है, ठीक है। तो ये सब मित्र हो गए भैया। डी का एक मित्र है, कक्षा 6 में साथ पढ़ता है, उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, यानी इस डी के मित्र को, ठीक है, डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, ठीक है। किसके साथ पढ़ता है? केवल जो है एक मित्र के साथ पढ़ता है और उसे नागरिक शास्त्र, किसको? डी को नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है भैया, ठीक है। तो डी को नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, तो नहीं है तो क्रॉस लगा, ठीक है, नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। चलो आगे पढ़ते हैं। ई केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। ई किसके पास साथ पढ़ता है? केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है। तो ये बेसिकली बात हो सकती है कि जो ई है वह ई का ही, वह डी का ही मित्र होगा। वह किसका मित्र होगा? डी का ही मित्र होगा, होना चाहिए, जो कक्षा 6 में पढ़ता है, ठीक है, कक्षा 6 में पढ़ता है। तो ई हम मान लेते हैं वह किसका मित्र है, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। वह जिसे इतिहास पसंद है, वह व्यक्ति यानी वह मित्र या वह लड़का जिसे इतिहास पसंद है, वह न तो कक्षा 5 में पढ़ता है न ही कक्षा 6 में, मतलब वह कक्षा 7 में पढ़ता है। न तो कक्षा 5 में पढ़ता है न कक्षा 7 में पढ़ता है। वो क्या पसंद करता है? इतिहास, ठीक है। तो इसका मतलब यह है, जो ये तीन मित्र थे, कौन? आई के दो मित्र थे। अब वो दो मित्र भाषा लिए थे, हिंदी या अंग्रेजी। अच्छा, अब ये जो इतिहास पसंद करता है, इतिहास जो पसंद करता है, वह न तो कक्षा 5 और न 6 में पढ़ता है। तो कक्षा 5 और 6 में नहीं पढ़ेगा तो मतलब 7 में पढ़ेगा। और दो तो यहाँ पे हो ही गए, एक जो है कक्षा 5 वाला हो गया तो उसका मित्र कक्षा 5 में होगा, ठीक है। इसका मतलब आई जो होगा वह कक्षा, बेसिकली बात है, 7 में होगा और वह इतिहास पढ़ रहा होगा। उसका विषय क्या होगा? इतिहास होगा। चलो इतना तो क्लियर हो गया, इतिहास होगा, इतिहास होगा। ई को कोई भाषा पसंद नहीं है, ई को कोई भाषा, ई को न तो हिंदी पसंद है, मराठी तो हो ही गया, चलो हटाओ, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, ई को नहीं पसंद है, मतलब भाषा नहीं पसंद है। भाषा तीन है, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी, ठीक है। तो भाषा नहीं पसंद है, तो अब बचे कौन सब्जेक्ट? गणित और इतिहास तो हमने लिख लिया। एक को नागरिक शास्त्र नहीं पसंद था, तो इसका मतलब नागरिक शास्त्र कौन, किसको नहीं पसंद था? डी को। तो इसका मतलब यह जो है ई वाला जो है उसको नागरिक शास्त्र ही जो है पसंद है, हम कह सकते हैं। नागरिक शास्त्र, ठीक है। चलो, ई को कोई भाषा पसंद नहीं, सी को अंग्रेजी, हिंदी और नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। सी को क्या क्या नहीं पसंद है? न तो हिंदी पसंद है,
न ही अंग्रेजी पसंद है, न तो हिंदी न ही अंग्रेजी, और न ही नागरिक शास्त्र तो हो ही गया। अब बाकी जो बचा अर्थशास्त्र है, क्या है? अर्थशास्त्र है, मराठी है, ठीक है, मराठी भाषा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, आई के दो अन्य मित्र क्या लेते हैं? हिंदी या अंग्रेजी। जो दो मित्र हैं वो भाषा लिए हैं, जो दो मित्र हैं भाषा, तो भाषा तो आई वाले का कट गया, मतलब ये किसका मित्र है? सी का मित्र है, और सी का मित्र है तो मतलब ये भी कक्षा 5 में पढ़ता है, और यह अंग्रेजी हिंदी नहीं लिया है, तो मतलब यह भाषा लिया है मराठी, क्योंकि ए का जो मित्र है वो मराठी भाषा लिया है और कक्षा 5 में पढ़ता है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब बाकी जो दो बचे, कौन कौन? कक्षा 7 वाले। पहले देखो, आई के दो मित्र हैं और दोनों या एक, उन्हीं में से एक या हिंदी लिया है या एक अंग्रेजी, तो ये इसका मतलब आई के अगर मित्र हैं तो ये दोनों कक्षा 7 में, तो जी और यही दो बचते हैं, तो ये कक्षा दोनों 7 में पढ़ते हैं। या तो इनमें से कोई एक हिंदी लिया होगा, कोई एक हिंदी लिया होगा, या कोई एक अंग्रेजी, दोनों भाषा नहीं होगी, कोई एक भाषा इसमें से, इनमें में से भी कोई एक, या तो अंग्रेजी या तो हिंदी। इसका मतलब क्या है, पहले यह समझ लीजिए। बी में अगर ये हिंदी लिया है तो इसका मतलब ये अंग्रेजी लिया है, ये अंग्रेजी अगर लिया है तो इसका मतलब ये हिंदी लिया है, ठीक है। तो यही मतलब है, ये आप समझ लीजिए। अब बाकी जो एक भाषा बचा डी, अर्थशास्त्र, क्या बचता है? भाषा अर्थशास्त्र, एक ही भाषा बचता है, अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र ही तो बचता है, बाकी तो और कोई भाषा नहीं बचता है ना। चलें, अभी हमने भर लिया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से मैं देखो यहाँ पर फिर से इंक्लूड कर रहा हूँ। भाई ए जो है गणित लिया है, ए को गणित पसंद है, वह कक्षा 5 में पढ़ता है, ठीक है, इतना तो आपको समझ। लेकिन उसका एक मित्र है जिसे मराठी भाषा पसंद है, मित्र कौन कौन है ये नहीं पता है। आई के दो मित्र हैं और दो जो मित्र है वो दोनों को भाषा पसंद है, तो मराठी तो यहाँ चला गया, तो बाकी जो बचा हिंदी और अंग्रेजी, इसका मतलब इसके जो दो मित्र है या तो हिंदी या तो अंग्रेजी, उनमें से कोई एक हिंदी लिया है, उनमें से कोई एक अंग्रेजी लिया है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है, डी कक्षा 6 में केवल एक मित्र के साथ पढ़ता है और उसे नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है। किसे? डी को नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, तो डी को नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है, तो डी को अगर नागरिक शास्त्र पसंद नहीं है तो भाई कोई दूसरी भाषा। अच्छा, मराठी और हिंदी अंग्रेजी ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये आई के मित्र हैं, उनमें से एक हिंदी अंग्रेजी वो तो ले लिए, मराठी ए का मित्र है, ठीक है। अब ये जो डी का मित्र है वो नागरिक शास्त्र नहीं पसंद है, तो बचा कौन सा विषय भैया? एक जो है आपका इतिहास बचा, ठीक है, और एक आपका बचा अर्थशास्त्र, गणित तो हो ही चुका, तो केवल दो विषय बचे हैं, या तो वो इतिहास ले सकता है डी, ठीक है, इतिहास ले सकता है, या फिर अर्थशास्त्र। लेकिन यहाँ पे कह रहा है वह जिसे इतिहास पसंद है वह कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता है। अब सीधी सी बात है भैया, डी कक्षा 6 में पढ़ रहा है, डी किस कक्षा में पढ़ रहा है? 6 में पढ़ रहा है, और यहाँ पे कह रखा है कि इतिहास जिसको पसंद है वह कक्षा 5 या 6 में नहीं पढ़ता, मतलब वह 7 में पढ़ता है, और 7 में पढ़ता है तो पकड़ में आ गया, वो आई ही होगा। वह कौन होगा? आई ही हो सकता है, ठीक है। अब 7 में यही पढ़ेगा और यही इतिहास लेगा। अब बचा केवल एक सब्जेक्ट, इतिहास तो खत्म हो गया, तो बचा डी के लिए कौन सब्जेक्ट बचा? केवल एक सब्जेक्ट बचा, अर्थशास्त्र, क्योंकि नागरिक शास्त्र तो लेगा नहीं, इतिहास कोई दूसरा ले गया, बचा अर्थशास्त्र, तो ये अर्थशास्त्र लेगा। इसका मतलब डी का जो मित्र है, बेसिकली सी बात है, ई जो है, ई ही उसका मित्र है और वह नागरिक शास्त्र लिया हुआ है। वह कौन है? नागरिक शास्त्र लिया हुआ है, क्योंकि यही 6 में पढ़ेगा, क्योंकि आई के जो दो मित्र होंगे वो 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बी और यहाँ पे जी, ये इनके मित्र हो गए, और ये इनमें से कोई एक हिंदी या फिर अंग्रेजी लेगा। तो इसको भी आप एक बार नहीं 2-3 बार भरने की कोशिश करिए, अपने से भरने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, ठीक है। जब अपने से आप भरेंगे तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा ई का पसंदीदा विषय और कक्षा को प्रदर्शित करता है? तो ई का पसंदीदा विषय क्या है? नागरिक शास्त्र, और कक्षा 6 में नागरिक शास्त्र, और ठीक है, ई का, और कक्षा 6 में पढ़ता है, नागरिक शास्त्र और कक्षा 6 में पढ़ता है, मतलब हमारा सी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से आई का पसंदीदा विषय कौन सा है? आई का, आ जाओ, आई भैया कहाँ है? तो आई का पसंदीदा विषय इतिहास है, आई का पसंदीदा विषय क्या है? इतिहास है।
चलो आगे। निम्न में से कौन कक्षा 7 में पढ़ता है? कक्षा 7 में कौन पढ़ता है? तो कक्षा 7 में आई, जी और बी। आई, जी और बी। आई तो जी तो है, बाकी आई, जी, बी और उनमें से ऑप्शन नहीं है, तो केवल एक ही है। निम्न में से कौन सा संयोजन निश्चित रूप से सही है? आई और हिंदी। आई और हिंदी। तो आई के साथ हिंदी नहीं था, आई के साथ इतिहास था। ठीक है, तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो गया। जी के साथ अंग्रेजी, तो जी के साथ अंग्रेजी था, जी के साथ अंग्रेजी। अब देखो यहाँ पर बी और जी वाला मामला है। देखो हमने अभी बताया था कि बी या तो हिंदी लेगा या तो अंग्रेजी, कोई एक ही भाषा। अगर हिंदी लेगा तो इसका मतलब ये जो है अंग्रेजी लेगा, अगर ये अंग्रेजी लेगा तो ये हिंदी लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई एक ही भाषा। तो जी अंग्रेजी हो सकता है, जी अंग्रेजी हो सकता है। ठीक है, जी अंग्रेजी हो सकता है, अभी यह केवल रखो, हो सकता है। ठीक है, सी मराठी भाषा। अच्छा सी अब देख लेते हैं। सी मराठी, बिल्कुल सी मराठी भाषा है यहाँ पे। अच्छा बी हिंदी है। ठीक है, हिंदी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि या तो ये बी हिंदी लेगा तो जी अंग्रेजी लेगा, अगर ये अंग्रेजी लेगा तो ये हिंदी ले लेगा, ये मतलब था। लेकिन सी वाला तो बिल्कुल परफेक्ट है, ये हो सकते हैं लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। जी को निम्न में से कौन सा विषय पसंद है? कौन सा विषय पसंद है भैया? या तो गणित या तो मराठी। किसको? जी को। तो जी को या तो अंग्रेजी या तो मराठी, या तो अंग्रेजी या तो मराठी, यानी हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चले अगले प्रश्न पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है इसी तरह से, और इसको भी हमको इसी तरह से क्रैक करना है, अच्छे से इसको समझ के पढ़ना है। चलिए आराम से बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए तब करिए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बहुत घुमावदार होते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी कुल मिला के 4 4 8 8 लोग जो है किसी वृत्त के इर्द गिर्द, यानी एक समझ लीजिए गोल मेज है, गोल मेज के चारों ओर जो है बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। तो चलो एक सर्किल पहले बनाते हैं। एक हमने यहाँ पर सर्किल बना लिया। ठीक है, सर्किल बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लोगों को हमने बैठाने का एक यह बना लिया। चलो आओ देखते हैं अब क्या कह रहा है। अब सबका मुंह किधर की तरफ है? सेंटर की तरफ। सबका मुंह किधर है? सेंटर की तरफ है। डब्लू वाई के बाएं। ठीक है, तो बाएं दाएं जान लीजिए भाई, बाएं का मतलब हो गया इधर। अगर आप इधर चलेंगे, ठीक है, इधर चलेंगे तो ये दायां होगा, ये क्या होगा? दाएं। ठीक है, इधर चलेंगे तो दाएं होगा। ठीक, ऐसे चलेंगे तो दाएं। ठीक है, ध्यान में रखें, ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? दाएं। अच्छा ऐसे चलेंगे तो क्या होगा? ऐसे चलेंगे तो बाएं होगा। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो बाएं होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे चलेंगे तो बाएं होगा। ठीक, चलो अब भरना शुरू करते हैं। पहले क्या कह रहा है? डब्लू वाई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो डब्लू हम मान लेते हैं यहाँ डब्लू बैठा है। अब बाएं, बाएं मतलब ऐसे चलेंगे। ठीक है, कई स्थान पे? तीसरे स्थान पे। ठीक है, डब्लू वाई के बाएं, ठीक है वाई के बाएं था भैया। ठीक है, वाई के बाएं, तो इसका मतलब हम वाई को, चलो डब्लू अब यहाँ लिख दिया है तो लिख ही दिया है। ठीक है, तो बाएं का मतलब ये इधर हो गया। तो देखो अगर हम यहाँ वाई कर दें तो देखो यहाँ से नहीं गिनेंगे, हमेशा आगे से। तो 1 2 3, ये बाएं है, बाएं ऐसे तरफ। तो वाई के बाएं किस स्थान पे? तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो ये डब्लू बैठा है। कौन बैठा है? डब्लू बैठा है। ठीक है, द्वारका से आने वाला व्यक्ति डब्लू के
द्वारका से आने वाला व्यक्ति डब्लू के तुरंत दाएं बैठा है। ठीक है, डब्लू के तुरंत क्या बैठा है, दाएं बैठा है। कहाँ से आया है, द्वारका। तो देखो इधर होगा बाएं, जैसे अगर ये बैठ गया तो आप देखो आप बैठ गया तो इधर हो गया बाएं, ये हो गया दायां, तो इसके इधर जैसे मुंह करके इधर बैठेगा तो ये दायां हाथ हो जाएगा, ये बायां हाथ हो जाएगा, तो इसका मतलब ये इधर बैठा है। द्वारका, ये कहाँ से आया है, द्वारका से आया है। कौन है लेकिन ये नहीं पता है, इन 8 में से कौन है ये नहीं पता, लेकिन वो द्वारका से आया है। चलो भैया, द्वारका से आया है, डब्लू के तुरंत दाएं बैठा है, तथा डब्लू ओखला से नहीं है। ध्यान में रखना है, डब्लू ओखला से नहीं है। डब्लू भैया ओखला से नहीं है, तो ओखला से नहीं है, क्रॉस लगा देंगे। चलो अब देखो डब्लू और वाई है, तो पहले इन्हीं के बारे में देखो कहाँ कहाँ है। ठीक है, आगे पढ़ते चलते हैं। बी जेड के दाएं चौथे स्थान पे है, तो बी यहाँ, जेड तो है ही नहीं। जेड वाई का पड़ोसी नहीं है, ध्यान में रखना है, जेड जो है वाई का पड़ोसी है, नहीं है, मतलब जेड न तो यहाँ बैठ सकता है न ही यहाँ बैठ सकता है, मतलब इसके आसपास नहीं बैठ सकता, पड़ोसी नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखना है। न तो बी और न ही जेड डब्लू के निकटतम है। अच्छा, डब्लू के निकटतम न तो बी है और न ही जेड, न तो बी यहाँ पे है न ही जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लगा लेंगे, बी और जेड न तो यहाँ पे है और न ही बी जेड यहाँ पे है। ठीक है, मतलब ये समझ में आ रहा है। ठीक है, यानी हमने क्रॉस का सिंबल लगा दिया ताकि ये समझ में आए कि ये दोनों यहाँ इसके अगल बगल में नहीं है। चलो, एक्स चाणक्यपुरी से है तथा द्वारका से आए व्यक्ति के दाएं, द्वारका से आए, तो द्वारका से तो ये है, द्वारका से आए व्यक्ति, तो यहाँ पे जो द्वारका पे व्यक्ति बैठा है उसके दाएं से, दाएं मतलब किधर, तो दाएं मतलब इधर, ये देख रहे हैं ना, दाएं, दाएं से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 ये तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन, एक्स। कौन बैठा है, एक्स बैठा है यहाँ पर भैया, एक्स बैठा है। और ये कहाँ से आया, चाणक्यपुरी से आया है, चाणक्यपुरी से आया हुआ है। चलो ये तो क्लियर हो गया, बैठा है। महरौली से आया व्यक्ति चाणक्यपुरी से आए व्यक्ति के, तो चाणक्यपुरी से आए व्यक्ति के बाएं, बाएं मतलब किधर, इधर, तो बाएं दूसरे स्थान पे, दूसरे स्थान पे, यानी ये चाणक्यपुरी हो गया 1 2, ये दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ये कहाँ से आया है, महरौली से आया है, महरौली से आया है जो यहाँ पर बैठा है। ठीक है, महरौली से आया है, बैठा है। रोहिणी से आया, रोहिणी कहीं है, नहीं है। ठीक है, रोहिणी से आया व्यक्ति डब्लू, डब्लू है, डब्लू के बाएं, बाएं किधर है, तो बाएं देखो ये ऊपर की तरफ इसके, तो डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पे, डब्लू के बाएं दूसरे 1 2, यानी यह जो व्यक्ति है यह कहाँ से आया है, रोहिणी से आया है। कहाँ से, रोहिणी से आया हुआ है। ठीक है, रोहिणी से आया व्यक्ति डब्लू के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जो करोल बाग से है। कौन करोल बाग से है, डब्लू, ये करोल बाग से है, ये कहाँ से हो गया, करोल बाग से हो गया। चलो ये भी हो गया क्लियर। अच्छा, ए जो कि लाजपत, तो ए की जो कि लाजपत नगर से है, यक्स और जेड के ठीक मध्य, तो यक्स कहाँ है, ये है। ठीक है, यक्स और जेड। अच्छा, अब यहाँ देखो ए जो कि लाजपत नगर से, ए लाजपत नगर से है, यक्स और जेड के ठीक मध्य में बैठा हुआ है, यक्स और जेड के, तो यक्स या तो जेड यहाँ होगा या तो जेड यहाँ होगा, क्योंकि उसी के बीच में क्या होगा, ए होगा। लेकिन यहाँ अगर हम जेड यहाँ बनाते तो यहाँ तो ए लिख नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी यहाँ वाई है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर ए है। और ए ही कहाँ से आया है, ये लाजपत नगर से आया है, लाजपत नगर से आया है। ये किसके, और ये जो ए बैठा है किसके बीच में, यक्स और जेड, तो यक्स हो गया, इसका मतलब ये जेड हो गया, तो यक्स और जेड के बीच में लाजपत नगर वाला बैठा है। ठीक है, साकेत से आने वाला व्यक्ति, लाजपत नगर से आने वाले व्यक्ति, तो लाजपत नगर वाला ये है व्यक्ति ए, तो लाजपत नगर से आने वाले व्यक्ति के दाएं, दाएं मतलब इधर, दाएं दूसरे स्थान पे बैठा, दूसरे स्थान पे बैठा मतलब 1 और ये 2, यानी यहाँ पे बैठा है साकेत से आने वाला व्यक्ति। तो ये साकेत से आने वाला व्यक्ति है। कौन है अभी ये पता नहीं चल पाया। ठीक है, आने वाला व्यक्ति दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, सी यक्स के बाएं, यक्स कहाँ है भैया, यक्स ये है,
यक्ष के बाएं, बाएं मतलब इधर, यक्ष के बाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर कौन है, सी है, तो भैया यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर सी हो गया। अब बस केवल एक ही, तो दो बचे हैं, एक यहाँ वाला और एक महरौली से आया हुआ व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं बी, बी यहाँ कहा था, ये वाला सेंटेंस देखो, बी जेड के दाएं, जेड कहाँ है, तो जेड ये है, जेड के दाएं, दाएं का मतलब, दाएं का मतलब इधर, तो जेड के दाएं चौथे स्थान पे, तो जेड से चौथे स्थान पे गिनो, 1 2 3 4, ये है बी, ये कौन है, बी। अब एक ही तो बचा, बाकी सब तो भर गए, तो इसका मतलब ये डी है, इसका मतलब ये क्या है, डी है। अब इसको यहाँ से हटा दो, अब यहाँ का कोई मतलब नहीं है। समझ गए, हमने सब भर लिया, अच्छे से समझ में आ गया आपको, तो ये समझ के आपको भरना है, सब भर गया। अच्छा, अभी एक स्थान बाकी है, एक स्थान जिसका जिक्र नहीं है यहाँ पर, तो एक स्थान जिसका जिक्र नहीं है वो भी भर ही लो भैया, वाई। अब जो स्थान, बाकी सब स्थान भर गए तो एक स्थान बचना चाहिए, कौन सा स्थान कहाँ पे है। ठीक है, एक द्वारका हो गया, चाणक्यपुरी हो गई, ओखला, ओखला वाला बचा है, इसका मतलब यही ओखला है, क्योंकि ओखला, ओखला। ठीक है, तो ये वाला भी अब हटा सकते हो यहाँ पे, अब इसका कोई काम नहीं है, हमने सब भर लिया। चले, निम्न में से कौन सा व्यक्ति ओखला से है, भैया ओखला से वाई है, ओखला से कौन है, वाई है। चले, बी के सापेक्ष ए की क्या स्थिति है, तो बी के सापेक्ष आपको देखना है ए की स्थिति, बी यहाँ पे है, तो ये देखो इधर हम जाएंगे ना, इधर जाएंगे तो क्या होगा, इधर जाएंगे तो दाएं, तो बी से कितना, 1 2 3, ठीक है, तो दाएं के तीसरे स्थान पे, दाएं तीसरे स्थान पे, दाएं तीसरे स्थान पे, ए वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। यदि सी के वामावर्त दिशा से गिनती की जाए, ठीक है, तो याद रखें घड़ी की दिशा में, यानी ऐसे अगर आप चलेंगे तो ये दक्षिणावर्त होता है, ऐसे चलेंगे यानी दाएं तरफ तब ये वामावर्त होता है, ये दिशा वामावर्त होता है। ठीक है, और ये वाला दिशा कौन सा होता है, दक्षिणावर्त होता है। ठीक है, इतना आप जानते रहें। ठीक है, चले, तो सी के वामावर्त दिशा से गिनती की जाए तो जेड तथा सी के मध्य, जेड तथा सी के मध्य, वामावर्त हमने बताया ऐसे, ठीक है, ऐसे ये वामावर्त होता है, ऐसे चलेंगे तो दक्षिणावर्त होगा, तो सी और जेड, जेड और सी, तो जेड वामावर्त यानी ऐसे आएंगे, तो जेड और सी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं भैया, 2 व्यक्ति बैठे हैं। कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2 व्यक्ति बैठे हैं, बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न 5 युग्मों में से 4 युग्म दी गई व्यवस्था के आधार पर किसी प्रकार एक समान है तथा अपना एक समूह बनाते हैं, वह युग्म कौन सा जो इस समूह में नहीं आता। तो ये कौन सा समूह है, चलो आओ देखते हैं। पहले बी के साथ बी का रोहिणी यक्ष द्वारका, बी का रोहिणी यक्ष द्वारका, बी का रोहिणी, बी यहाँ है, तो ये देखो बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने रोहिणी वाला बैठा है, और क्या था यार, यक्ष द्वारका, डी ओखला, यक्ष द्वारका, यक्ष द्वारका, यक्ष, यक्ष के सामने द्वारका वाला कहाँ बैठा है, तो यक्ष के सामने द्वारका वाला नहीं बैठा है बल्कि करोल बाग वाला बैठा है, तो ये तो गलत हो गया। और डी जो है ओखला, तो डी देखो ये है ओखला से, ये है देखो, ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत में बैठे हैं, ये इसके विपरीत में बैठा है, चलो ये इसका विपरीत हो गया, तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है वही गलत है, यही गलत है, क्योंकि इसका ये सामना नहीं है। अच्छा, वाई वाला मिला लो पहले, वाई साकेत, वाई साकेत, वाई कहाँ है, वाई ये है वाई, और वाई के सामने देखो साकेत वाला बैठा, वाई के सामने कौन बैठा है, साकेत वाला बैठा, तो ये दोनों एक दूसरे के, भाई डी के विपरीत ओखला वाला, वाई के विपरीत में साकेत वाला बैठा है, लेकिन यक्ष के विपरीत में करोल बाग वाला बैठा, जबकि कह रहा है द्वारका वाला बैठा है, तो यही वाला यक्ष वाला जो है गलत हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो असत्य कथन का आपको यहाँ पे चुनाव करना है। ठीक है, सी करोल बाग से आने वाले व्यक्ति के तुरंत दाएं बैठा है, करोल बाग से, हाँ बिल्कुल सी
देखो यहाँ पर, देखो ये करोल बाल वाला भी तो सी जो है तुरंत दाएं बैठा है, नहीं दाएं, ये दाएं होगा ये बाएं होगा, तो तुरंत कहाँ बैठा है, दाएं बैठा है। ठीक है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। लाजपत नगर से आने वाला व्यक्ति महरौली से आने वाले व्यक्ति के, महरौली से आने वाले व्यक्ति के दाएं तरफ, तो महरौली से आने वाले तो लाजपत नगर वाला और महरौली, महरौली से आने वाले व्यक्ति के दाएं से तीसरा, महरौली से आने, तो महरौली ये हो गया, इसके दाएं, दाएं का मतलब किधर, इधर चलना है, तो तीसरे स्थान पर देखो 1 2 3, बिल्कुल लाजपत नगर से, यानी दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। द्वारका से आने वाला व्यक्ति, द्वारका से आने वाला व्यक्ति करोल बाग तथा साकेत से आने वाले व्यक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। ठीक है, तो करोल बाग और साकेत के बीच में द्वारका, करोल बाग और साकेत, करोल बाग और साकेत कहाँ है, तो करोल बाग और साकेत, तो करोल बाग और साकेत के बीच में तो कोई नहीं बैठा है भैया, ये दो एक दूसरे के पड़ोसी है, तो यहाँ पर तो ये गलत हो जाएगा, यानी हमारा यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। कौन सा गलत है, तो सी वाला जो है सही, असत्य है। ठीक है, चले अगला। अब यहाँ पर एक और आ जाता है, इस प्रश्न को भी हम अच्छे से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आइए, अब यहाँ पर देखें, JKLM 4 और 4 8, ये भी वृत्ताकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यानी उसी तरह से जैसे अभी हमने देखा। उनमें से प्रत्येक एक अलग वर्ष 1971, 1975, 80, 81, 84, 85, 90 में जन्मा है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में जन्मा। ठीक है, चलो आओ बनाते हैं। अब यहाँ पे स्टेटमेंट शुरू हो जाता है, तो पहले बना लेते हैं एक सर्किल। ये हमने सर्किल बना लिया। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 8 लोगों को यहाँ पर हमको बैठाना है। आओ देखते हैं। एम के दाएं, के अब दाएं बाएं मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इधर अगर आप चलेंगे तो इधर चलेंगे दाएं, इधर क्या चलेंगे दाएं, जैसे कि हमने उसमें बताया था आपको। ठीक है, तो ऐसे चलेंगे दाएं, यानी इधर से चलेंगे तो दाएं होगा। ठीक है, डायरेक्शन एक बार फिर से बना देते हैं। इधर चलेंगे तो बाएं, ऐसे चलेंगे तो बाएं। ठीक है, चलो के दाएं दूसरे स्थान पे, तो के हम मान लेते हैं, के दाएं, तो के मान लेते हैं हमारा यहाँ पे बैठा है। दाएं का मतलब हम चलेंगे इधर, और दूसरे स्थान पे 1 2, यहाँ पे कौन बैठा है, तो यहाँ पे एम बैठा है। कौन बैठा है, एम बैठा है। ठीक है, एम को बैठा दिया, बैठा है। एल जे के दाएं तीसरे स्थान पर, तो एल तो यहाँ पे है नहीं, तो अभी इसको छोड़ दो। अभी केवल अब इसी की बात करेंगे, एम और के। जे तथा के ठीक मध्य में, तो जे और के, यहाँ तो इसके मध्य में ये है, लेकिन यहाँ तो जे नहीं है, तो इसका मतलब जे यहाँ पर है। तो जे और के मध्य में कौन बैठा है, तो जे और के मध्य में 1984 में बैठा वाला व्यक्ति जन्मा है। 1984 में यहाँ पे जो भी बैठा है वो 1984 में जन्मा है, व्यक्ति बैठा है। ठीक है, यन जो कि सबसे बड़ा है, यन क्या है, सबसे बड़ा है, तथा जे और एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी न तो जे के इधर इधर बैठ सकता है एन, और न ही एम के इधर और इधर बैठ सकता है। ठीक है, एन, तो एन न तो इधर और इधर बैठ सकता है इसके पास में, लेकिन यहाँ तो बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ एन या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ, लेकिन यहाँ तो के बैठा, तो इसका मतलब एन कहाँ पे है, यहाँ पे। बगल में नहीं हो सकता, ना तो एम के इधर और ना इधर, और ना तो जे के इधर और ना तो इधर, मतलब पड़ोसी नहीं है, निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, और ये कब जन्मा है, ये सबसे बड़ा है, एन जो कि सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा है मतलब सबसे पहले पैदा हुआ होगा, सबसे पहले पैदा हुआ होगा, मतलब ये 1971 में पैदा हुआ। ठीक है, पड़ोसी नहीं है। क्यू केवल एम से बड़ा है, क्यू किससे बड़ा है, केवल एम से बड़ा है।
Q केवल M से बड़ा है। अब अगर Q केवल M से बड़ा है, अगर मान लो बीच में कोई सन लेंगे तो उससे बड़ा हो जाएगा ना, तो इसका मतलब ये बेसिकली सी बात है कि M से अगर बड़ा है, Q M से अगर क्या है, बड़ा है, M से बड़ा है, तो M से बड़ा है, तो इसका मतलब ये 1990 में पैदा हुआ। ये कब पैदा हुआ? 1990 में। और ये पैदा हुआ 1985 में। जो पहले पैदा होगा 1985 में, पहले पैदा हुआ उससे पहले, तो ये बड़ा होगा किससे? M से। ठीक है, ये केवल M से बड़ा है। केवल किससे बड़ा है? M से बड़ा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? चले, M से बड़ा है। Q Q P के बाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। Q P के बाएं, तो P तो यहाँ पे है नहीं और दूसरे स्थान पे बैठा है। चलो इसको आगे करो। P N का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी P जो है न तो यहाँ बैठ सकता है न ही यहाँ बैठ सकता है। इसका मतलब P या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, P और कहीं जिक्र है? ठीक है, इनका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है, या तो यहाँ पी होगा या तो यहाँ होगा। चलो आगे। जे एल से छोटा है। जे एल से क्या है? छोटा है। एल से छोटा है मतलब ये बाद में पैदा हुआ हो। ठीक है, के का जन्म, तो पहले यहाँ पर आ जाता है के का जन्म। के कहाँ है? यहाँ पे है। के का जन्म ओ से तुरंत पहले और एन के तुरंत बाद, तो एन जो है 1971 में पैदा हुआ था, तो एन के तुरंत बाद का मतलब 1975 में यह पैदा हुआ। कब पैदा हुआ भैया? यानी तो ये 1971 तुरंत बाद मतलब 1975, क्योंकि 1971 के बाद 1975। और इसका मतलब यह ओ है कि तुरंत पहले, यानी ओ जो है 1979 में पैदा हुआ। ओ कहाँ पे हुआ? 1979 में पैदा हुआ। ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, अब आगे थोड़ा सा सेंटेंस कर लेते हैं। एल जे के दाएं, एल जे के दाएं। अब देखो जे है यहाँ पे, तो जे के दाएं तीसरे स्थान पे, दाएं, दाएं का मतलब हो गया इधर, 1 2 3, ये तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? एल बैठा है, तो एल बैठा है। अच्छा, और ये जो P था, यहाँ पे P की अभी जो हम जिक्र करे थे, P N का निकटतम, यानी P न तो यहाँ बैठा है न यहाँ बैठा, पड़ोसी नहीं है, तो इसका मतलब P यही होगा। ठीक है, बस एक ही स्थान यही बचता ही है। अच्छा, अब बचे ये दोनों। ठीक है, अच्छा, ये M जो है 1990 था, ये 1900, हमने इसको 85 ये 1985 में पैदा हुआ था। तो पहले Q की बात कर लेते हैं। P के बाएं दूसरे स्थान पे है। Q कहाँ पे है? Q P के बाएं, बाएं मतलब ऊपर, दूसरे स्थान पे, मतलब यहाँ पर Q है और ये 1985 हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। अब एक स्थान बचा, कौन बचा भैया? के जे, जे हो गया, जे के एल एम एन भी हो गया, ओ भी हो गया, ओ नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठा है? ओ वाला व्यक्ति बैठा है। कौन बैठा है? ओ वाला व्यक्ति बैठा है। ठीक है, ओ के बारे में क्या था? ओ के बारे में यह था कि यह ओ जो है 1979 में, अभी हमने देखा था ना, 1979 में पैदा हुआ ये। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि ये एन के ठीक बाद और ओ के ठीक पहले, पहले का मतलब ये 1975 में। ठीक है, अब बचा जे और एल, तो जे और एल के बारे में यहाँ पे है, और जो सन 2 बचे हैं बस वही है। ठीक है, तो जे एल से छोटा है। एल से छोटा मतलब एल बड़ा है। एल बड़ा है मतलब ये पहले पैदा हुआ होगा। ये क्या होगा? पहले पैदा हुआ होगा। तो अब एक ही सन बचता है, 1980 और 1981। इसका मतलब ये 1980 में है। ठीक है, और ये 1981 में है, तभी तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है, जे छोटा हो जाएगा किससे? एल से। चलो हो गया, सब भर गया। ठीक है, सभी हो गए हैं, सभी भर गए हैं। चलो, समूह में दूसरे स्थान पर सबसे बड़ा कौन है? समूह में दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा, समूह में भैया सबसे बड़ा जो है एन है, और दूसरा सबसे बड़ा कौन है? के है। दूसरा सबसे बड़ा कौन है? के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो, ओ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ओ के दाएं, आ जाओ भैया, ओ के दाएं। दाएं किधर है? तो देखो दाएं आपका इधर ऐसे चले, ओ के दाएं तीसरे स्थान पे, तो ओ से नहीं गिनना है, आगे से 1 2 3 मतलब जे है। ठीक है, कौन है? जे है। और वो कब पैदा हुआ है जे? तो जे 1981 में पैदा हुआ है। ठीक है, 1981 में जन्मा व्यक्ति है।
ठीक है, जो कि जे है, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठा है। चलो आगे, क्यू किस वर्ष पैदा हुआ था? क्यू क्यू पैदा हुआ था 1985 में। कब पैदा हुआ था? 1985 में। 1985 में, तो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे आंसर है 1985, ये बना लीजिए, ठीक है, 1985 में पैदा हुआ था। के सापेक्ष निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, के संबंध में, के सापेक्ष, क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। क्यू के दाएं चौथे स्थान पर बैठा है। आओ देखें भैया, क्यू के दाएं चौथे स्थान पर, क्यू ये हो गया, दाएं हो गया, मतलब हमारा दाएं हो जाएगा ये चौथे स्थान पर, 1 2 3 4। तो के जो है तीसरे स्थान पे बैठा है, क्योंकि 1 2 3 चौथे स्थान पे नहीं बैठा, मतलब पहला वाला जो स्टेटमेंट है, पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो हो गया गलत। वर्ष 1975 में जन्मा व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है, ठीक है, 1975 में जन्मा व्यक्ति के एकदम बाएं बैठा है। तो 1975 में तो यही पैदा हुआ है, तो ये बैठा कहाँ है? तो ये गलत हो गया, ये तो यही खुद ही पैदा हुआ है। के क्यू से छोटा है। आओ देखिए, क्यू से छोटा है कौन? क्यू से छोटा है, क्यू से छोटा मतलब क्यू पहले पैदा हुआ होगा, के बाद में पैदा हुआ होगा। तो क्यू पहले पैदा हुआ है, आइए बस यही देख लेते हैं, क्यू और ये के। तो 1975 में तो ये पैदा हुआ है, क्यों तो बाद में कहाँ पैदा हुआ? तो जो है पहले जो, ठीक है, बाद में ये पैदा हुआ, मतलब ये छोटा है। कौन छोटा है? ये छोटा है, वो बड़ा है। तो के बड़ा है, क्यू छोटा है। और यहाँ पे क्या कह रहा था? क्यू यहाँ पे छोटा है, तो क्यू से छोटा है, छोटा नहीं है, बड़ा है, ये भी गलत हो जाए। के तथा एन के मध्य 3 लोग बैठे हैं, के और एन के मध्य। आओ देखते हैं, के और एन के मध्य, के ये हो गया, यानी ये हो गया, तो इनके मध्य चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, दोनों तरफ से 3 लोग ही बैठे हैं, दोनों तरफ से 3 लोग ही बैठे हैं, यानी विकल्प हमारा डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को मेरे भाई साहब, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनको कम से कम 3 या 4 बार ये आप लिखिएगा। जब आप 3 या 4 बार लिखेंगे तभी समझ में आएगा, ये एक बार में नहीं समझ में आएगा। एक बार पहले आप देखो, फिर अपने से कोशिश करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके अपने से भरना शुरू करो। अपने से जब भरना शुरू करोगे तभी यह समझ में आपको धीरे धीरे आने लगेगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एल से छोटा कौन है? एल से छोटा कौन है? आइए देखते हैं भैया, एल से छोटा कौन है? एल कहाँ है? 1980 में, ठीक है। तो 1980 के बाद जो जन्मेंगे वही छोटे होंगे। तो 1980 के बाद में 1981 वाले, 84 वाले, 85 वाले, 90 वाले। 1981 वाले कौन है? तो 1981 वाला भैया जे है, जे है। 1984 वाला कौन है? तो 1984 वाला पी है, तो पी भी छोटा होगा। 1985 वाला कौन है? क्यू है, क्यू भी छोटा होगा इससे। और 1990 वाला कौन है? एम, ठीक है। तो जे पी क्यू एम, जे पी क्यू एम, इन्हीं में से कोई एक होना चाहिए। जे पी क्यू एम, जे पी क्यू एम, जे पी क्यू एम, केवल एक ऑप्शन है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि एल से क्या है? छोटा है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ पर किसी भाई बहन को? सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे फटाफट, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न अब यहाँ पर भी इसी तरह से है। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर क्या पहले कह रहा है। 7 डिब्बे हैं, JKLMNOP, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम में रखे हों। प्रत्येक डिब्बे में अलग वस्तु है, जैसे टॉफी, किसी में टॉफी रखा है, किसी में पेंसिल है, किसी में चम्मच है, किसी में डायरी है, किसी में रंग भरा हुआ है, किसी में आभूषण रखे हुए हैं, किसी में घड़ी रखा हुआ है, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रखे हुए हों जैसे क्रम दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर डब्बा बनाते हैं पहले। 7 डब्बे,
1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 डब्बे हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे जो है 7 क्रम से डब्बे हमने लगा रखे हैं। को इसमें क्या भरा है आइए अब देखते हैं। पहला, एन तथा एम के बीच में केवल 2 डब्बे लिखे हुए हैं। तो ऊपर से ही शुरुआत करते हैं, अगर क्रम बिगड़ेगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऊपर से ही शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो एन यहाँ पे बगल साइड में लिखते हैं एन। ठीक है, एन और एम के बीच में, तो इसका मतलब 2 बीच में डब्बे होंगे, तो एम यहाँ होगा, इसके बीच में 2 डब्बे हो जाएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, 2 डब्बे रखे हुए। पेंसिल का डब्बा एम के तुरंत नीचे रखा है। तो पेंसिल का डब्बा मतलब ये जो डब्बा रखा है इसमें रखा है पेंसिल, इसमें रखा है पेंसिल, और ये एम के तुरंत ठीक नीचे रखा हुआ है। ठीक है, पेंसिल के डब्बे तथा घड़ियों के डब्बे के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हुए हैं। तो देखो, पेंसिल का डब्बा और घड़ी का डब्बा, तो घड़ी तो यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि घड़ी लिखेंगे तो एक ही डब्बा बचेगा। अब कह रहा कि पेंसिल और घड़ी के डब्बे में बीच में 2 डब्बे हैं, तो इसका मतलब इसके 2 ऊपर यानी यहाँ पर कौन सा है, घड़ी वाला डिब्बा है। घड़ियाँ, इसमें क्या रखी गई है, घड़ियाँ रखी गई हैं भैया। ठीक है, तो और इसके बीच में 2 डब्बे हैं। ठीक है, घड़ियों के बीच में केवल 2 डिब्बे रखे हुए हैं। ठीक है, कौन डब्बा है ये नहीं पता है। ठीक है, एन घड़ियों के डिब्बे के ऊपर रखा हुआ है। एन कहाँ है, तो एन जो है घड़ी के डिब्बे के ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सही है, यानी एन यही था। ठीक है, तो घड़ी के ऊपर कौन रखा है, यन रखा है। सही है, क्लियर है। डायरी का डिब्बा घड़ी के डिब्बे के तुरंत, डायरी का जो डब्बा है घड़ी के तुरंत नीचे यहाँ पर कौन सा डब्बा रखा है, डायरी का डिब्बा रखा है। डायरी का डिब्बा घड़ी के डिब्बे के तुरंत नीचे रखा हुआ है। डायरी के डिब्बे तथा आई, आई नहीं है यहाँ जे है, ये आई नहीं है, यहाँ पे क्या है, जे है। डायरी के डिब्बे तथा जे के बीच में केवल 3 डब्बे रखे हुए हैं। डायरी के डिब्बे, तो डायरी का डब्बा यहाँ, जे ऊपर तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके बीच में 3 डब्बे रखे, तो 3 डब्बे तो होंगे नहीं। इसका मतलब जे कहाँ होगा, नीचे। तो 1 2 3 यानी इसका मतलब ये जे है। ये कौन है, ये जे है। ठीक है, जे के बीच में 3 डब्बे, तो डायरी और जे के बीच में 3 डब्बे ये हो गए। ठीक है, हो गए डब्बे रखे हुए। आभूषण का डिब्बा जे के तुरंत ऊपर रखा है। जे के तुरंत ऊपर कौन सा डब्बा रखा है, आभूषण का। आभूषण का हमने डब्बा रख लिया। ठीक है, आभूषण का डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, डिब्बा, आभूषण का डिब्बा जे के तुरंत ऊपर रखा हुआ है। ओ के तुरंत ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ओ के, अब यहाँ ओ और के तो है नहीं। चलो देखो, ओ पेंसिल, ओ पेंसिल का डिब्बा नहीं है। ओ जो है पेंसिल का डिब्बा नहीं है, तो ओ में पेंसिल तो है नहीं। ठीक है, ओ में पेंसिल नहीं है। ठीक है, पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया ओ पेंसिल नहीं है। और ओ के तुरंत ऊपर रखा, के तुरंत ऊपर रखा है। ठीक है, के तुरंत ऊपर रखा। चलो आगे पढ़ते हैं। पी टॉफी के डिब्बे के तुरंत नीचे रखा हुआ है। ठीक है, पी, इसका मतलब ये है टॉफी, हम टॉफी के डिब्बे के तुरंत नीचे रखा हुआ है। टॉफी के डिब्बे के तुरंत नीचे कौन रखा है, पी रखा है। ठीक है, पी रखा है, इसका मतलब हम यहाँ पर इसके नीचे तो लिख नहीं सकते, यहाँ पर घड़ी हो जाएगा। ठीक है, और पेंस टॉफ़ी के डिब्बे के तुरंत नीचे रखा हुआ है, इसका मतलब ये टॉफ़ी है। ये कौन है, तो एम जो है वो कौन है, टॉफ़ी है, और उसके नीचे पी है, उसके जस्ट नीचे पी है, मतलब पेंसिल है। चलो ठीक है, पी तथा चम्मच के डिब्बे के बीच केवल एक, तो पी ये हो गया, और चम्मच मतलब ये यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे चम्मच रखेंगे तभी तो इनके बीच में एक डब्बा है, और एक डब्बे में क्या भरा हुआ है, आभूषण। ठीक है, पी तथा इसके बीच में आभूषण,
रखा हुआ। चलो ये तो बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ओ के तुरंत ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ ओ होगा तो यहाँ पे क्या होगा, के तुरंत ऊपर रखा होगा, यही तो हो सकता है, बाकी तो और होगा नहीं। ठीक है, अब बाकी जो बचा एक अक्षर एक लेटर और जो बचा है तो वही बस आप लिख लो। कौन बचा, जे, के हो गया, एल नहीं हुआ तो एल मतलब यहाँ पे है, एल यहाँ पे हो जाएगा। एल के बारे में कोई यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ था, एल के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की गई थी। चलो ये हो गया, ये भर गया। अब सभी हो गए तो इसका मतलब एक यहाँ पे क्या बचा, पेन टॉफी हो गया, पेंसिल हो गया, चम्मच हो गया, डायरी, रंग बचा। यहाँ पे क्या है, रंग, यहाँ पे क्या भरा है, रंग। ठीक है, सब भर गए। चलो निम्न में से कौन सा डिब्बा एम के तुरंत ऊपर रखा हुआ है, एम के तुरंत ऊपर, तो एम के तुरंत ऊपर डायरी मतलब के का रखा गया है, किसका, ठीक है, डायरी का डिब्बा किसका रखा गया है, डायरी का डिब्बा रखा गया है। ठीक है, एम के तुरंत ऊपर डायरी का डिब्बा, ठीक है ना, ये एम का डब्बा हो गया। इस एम के ऊपर कौन सा डब्बा है, डायरी का डब्बा है। चलो भैया, दिए गए डिब्बों के ढेर में क्या स्थित सही है, ऊपर है, दिए गए डिब्बों के ढेर में क्या स्थित, ढेर में किसकी स्थित क्या स्थिति है। हमको लगता है यहाँ पे प्रश्न जो है छूट गया है। दिए गए डिब्बों के ढेर में, है ना, ऊपर से पहला वो पूछ रहा था कि ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगता है मिसप्रिंट हो गया प्रश्न। चले अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस डिब्बे में चम्मच है, तो चम्मच किस में बता भाई, चम्मच सबसे लास्ट में था, जे वाले में, किस में था, जे वाले में। तो हमारा चम्मच किस में हो जाएगा, दिए गए विकल्पों में से अतिरिक्त कोई अन्य होगा, तो डी वाला विकल्प हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है और अपना एक समूह बनाते हैं, वह एक कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता। तो एन जो है डायरी, आओ देखो पहले, एन, एन जो है डायरी कह रहा है, डायरी, एन जो है डायरी, एन कह रहा है डायरी, मतलब ये तीसरा डब्बा है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या है। पी चम्मच ओ रंग, पी चम्मच, पी चम्मच देखो यहाँ पे भी एक जो है गैप है, और ओ रंग, ओ रंग यहाँ पे गैप नहीं है, तुरंत बाद है, ठीक है ना, ओ के बाद रंग है, तुरंत गैप नहीं है। अच्छा एक और देख लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। के पेंसिल, के पेंसिल, के कहाँ है, के यहाँ है, पेंसिल यहाँ देखो, यहाँ पे भी एक गैप है, सब में एक एक गैप है, लेकिन वो यहाँ पर रंग और ओ वाले में गैप नहीं है, तो मतलब तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा ऑप्शन गलत है, तीसरा वाला, तीसरा मतलब ओ रंग, क्योंकि बाकी सबके बीच में एक एक गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है डिब्बे में, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। के तथा घड़ियों के डिब्बे के बीच में कितने डिब्बे हैं, के और घड़ी, आओ देखते हैं, के और घड़ी, के यहाँ हो गया, घड़ी कहाँ हो गया, ये हो गया, तो इनके बीच में, के और घड़ी के बीच में कोई डिब्बा नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ही रखे हुए हैं, तो कोई डिब्बा नहीं है। ठीक है, तो के तथा घड़ियों के डिब्बे के बीच में कितने डिब्बे हैं, 3 से अधिक, 2, 3 या 1। के तथा घड़ियों के डिब्बे, एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर, के, ठीक है, के ऊपर रखा है और घड़ी जस्ट इसके ऊपर रखा है, तो इनके बीच में कोई नहीं है भैया, यही तो कह रहा था, के बीच में कितने डिब्बे हैं, तो एक भी नहीं, यहाँ आंसर होना चाहिए एक भी नहीं रखे हैं, ठीक है, एक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा, ठीक है, प्रश्न में कहीं कहीं ना मिसप्रिंट जो है देखा गया है, ठीक है, तो उसको चलो कोशिश करूँगा, किताबों में भी यह जो है गलत छप गया है, ठीक है, तो आज आपको कैसा लगा, हाँ ये मैं समझ रहा हूँ कि हो सकता है आज का जो सेशन है वो कुछ कम लोगों को समझ में आए, क्योंकि बहुत जो है इसमें पहले परीक्षण में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपका दिमाग जो है क्या हो जाएगा, उलझ जाएगा, जब तक आप उसको कम से कम 4-5 बार अपने से करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने से नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। एक बार आप देखिए, उसके बाद उसको पढ़िए, एकांत मन से उसको करने की कोशिश करिए, तभी आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, समझ में आएंगी। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, चलिए तब तक आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए, जय हिंद।